हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। सबसे पहले तो रियली सॉरी फॉर द डिले। ये वाला लेक्चर बहुत ही पहले अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन डोंट वरी, जनवरी मंथ के आरबीआई सर्कुलर्स का जो लेक्चर है वो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा। 3-4 दिनों के अंदर वो अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या रहता है ना कि एक भी सर्कुलर छूटे नहीं, तो दिसंबर मंथ का जो कुछ सर्कुलर छूट गया था, जिसको हम दोनों पार्ट में कवर नहीं कर पाए थे, उन सर्कुलर्स को हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल वे में हम कवर करने वाले हैं, और ट्रस्ट मी, जो भी सर्कुलर्स को हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। हो सकता है कि किसी सर्कुलर को समझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाए, तो डोंट वरी, आपको थोड़ा सा धैर्य होकर के सभी बातों को अच्छे से सुनना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस पर्टिकुलर लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 27 दिसंबर 2023 का सर्कुलर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग डायरेक्शंस 2023 को जारी किया है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग को अलाउ कर दिया गया है, यानी कि अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको भी लेंड किया जा सकेगा, उसको भी बोरो किया जा सकेगा। तो इस पूरे सर्कुलर को समझने से पहले, ये जो पूरा डायरेक्शन जारी किया गया है उसको समझने से पहले आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग होता क्या है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग है, बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई इन्वेस्टर्स अपने सिक्योरिटीज को कुछ समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उधार पे देता है और उसके बदले में वो एक फी लेता है। सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज को कुछ समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उधार पर देता है और उसके बदले में वो एक फी लेता है। अब देखिए, यहाँ पे जिस दूसरे व्यक्ति को सिक्योरिटीज उधार पे दिया जाता है, सिक्योरिटीज लेंड किया जाता है ना, वो जनरली वैसा ट्रेडर होता है जो उन सिक्योरिटीज का शॉर्ट सेल करना चाहता है। अब ये शॉर्ट सेल क्या होता है, तो बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि शॉर्ट सेल क्या होता है। ये एक ऐसा स्ट्रेटजीज होता है जहां पे क्या किया जाता है, कोई एक इन्वेस्टर है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति को पता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी का जो शेयर्स है उसका प्राइस नीचे जाने वाला है, और वो सोचता है कि काश अगर मेरे पास इस कंपनी का शेयर्स रहता तो अभी मैं इसको बेच के प्रॉफिट बुक कर लेता। हम लोग भी ऐसा करते हैं, राइट? तो वो व्यक्ति क्या करता है ना, वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिस व्यक्ति ने उस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया हुआ है। उस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है अभी शेयर सेल करने का, तो जो पहला वाला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और उससे कुछ समय के लिए वो शेयर्स उधार पे ले लेता है और फिर उसको सेल कर देता है। इस उद्देश्य के साथ वो सेल करता है कि जब उस शेयर का प्राइस नीचे जाएगा तो फिर से मैं इसको खरीद लूंगा और प्रॉफिट बुक कर लूंगा और फिर मैं उस व्यक्ति को लौटा दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, ये शॉर्ट सेल होता है। तो जो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे इन्वेस्टर्स अपनी सिक्योरिटीज को कुछ समय के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उधार पे देता है और उसके बदले में वो एक फी लेता है। और ये जो दूसरा व्यक्ति होता है वो जनरली वैसा ट्रेडर होता है जो कि उन सिक्योरिटीज का शॉर्ट सेल करना चाहता है। समझ में आ गया? यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो सिक्योरिटीज यहाँ पे लेंड किया जाता है, बोरो किया जाता है, उससे बेनिफिट क्या होता है। तो लेंडर को क्या बेनिफिट होता है, उसको एक फी मिल जाता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसने किसी कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया हुआ है, तो वो शेयर्स तो उसके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, उसको बस इतना प्रॉफिट हो रहा है जितना उस शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो कुछ समय के लिए उन शेयर्स को उधार पे दे देता है तो वो एडिशनल इनकम अर्न कर लेगा। ठीक है, फीस के तौर पे जो उसको पैसा मिलेगा तो वो तो एडिशनल इनकम अर्न कर लेगा। तो लेंडर को इस तरीके से फायदा होता है। बोरोवर को कैसे फायदा होता है, बोरोवर को प्रॉफिट वो बुक करता है तो उस हिसाब से उसको फायदा होता है। अब देखिए, यहाँ पे ना हमारे देश के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सेबी के द्वारा शेयर्स के अंदर सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग को 1997 में अलाउ किया गया था। और अभी शेयर्स के अंदर जो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है, इसको सेबी रेगुलेट करता है। इसमें क्या होता है, इसमें लेंडर और बोरोवर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ को लेकर के एग्रीमेंट होता है कि लेंडर के द्वारा कितने समय के लिए जो शेयर्स है वो लेंड किया जाएगा, उसके बदले में कितना फी लिया जाएगा, कोलेट्रल के तौर पे लेंडर को क्या मिलेगा। जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें, जब हम लोन लेते हैं
तो जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें सिक्योरिटी के तौर पे कुछ देना पड़ता है कि इस चीज़ को कवर करने के लिए कि ऐसा ना हो कि हम अगर लोन नहीं चुका पाएँ तो बैंक को नुकसान हो। तो यहाँ पे हमें कोलेटरल के तौर पे कुछ देना पड़ता है। तो सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग में भी अगर कोई लेंडर है जो सिक्योरिटीज़ को लेंड कर रहा है, तो बोरोवर ने तो इस उद्देश्य से सिक्योरिटीज़ को बोरो किया है कि उससे वो प्रॉफ़िट अर्न करेगा। अब अगर वो प्रॉफ़िट अर्न नहीं कर पाता है, तो और अगर वो उन शेयर्स को लेंडर को नहीं चुका पाता है, तो लेंडर को तो नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए कोलेटरल भी दिया जाता है। तो जो लेंडर होता है, बोरोवर होता है, उसके बीच में एग्रीमेंट होता है इन सब चीज़ों को लेकर के। समझ में आ गया सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग क्या है? अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर, ठीक है? देखिए, इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है कि ये जो सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग है, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर अलाउ कर दिया गया है। यानी कि अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेंड किया जा सकेगा, इसको बोरो किया जा सकेगा। और इस चीज को लेकर के आरबीआई ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था। 8 फरवरी 2023 को जो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज को इशू किया गया था आरबीआई के द्वारा, तो उसमें ही इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप 17 फरवरी 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ड्राफ्ट डायरेक्शंस जारी किया गया था और यहाँ पे अभी फाइनल डायरेक्शंस जो है वो जारी किया गया है। किस एक्ट, किस सेक्शन के तहत ये डायरेक्शन जारी किया गया है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45W और सेक्शन 45U के तहत ये जो डायरेक्शंस है उसको इशू किया गया है। और ये जितने भी डायरेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब तुरंत प्रभाव से लागू भी हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें ना, तो ये जो डायरेक्शंस है, ये जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग ट्रांजेक्शंस है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग ट्रांजेक्शंस क्या है इसको भी हम देखेंगे, तो डोंट वरी, एक एक चीज को हम समझेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रख के सभी चीजों को ध्यान से सुनिए। तो ये जो डायरेक्शंस है ना, ये जितना भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग ट्रांजेक्शन है जो कि ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर होगा, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब ये ओवर द काउंटर मार्केट क्या है? तो ओवर द काउंटर मार्केट बेसिकली एक ऐसा मार्केट है जहां पे जो फॉर्मल, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमारे देश में क्या है, एनएससी, बीएससी, तो इसके ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू, अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो भी ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन हुआ है, ऐसा माना जाएगा। तो ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग ट्रांजैक्शन होगा, उसके ऊपर ये जो डायरेक्शंस है वो एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया? अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग डायरेक्शन 2023 को जारी किया गया है, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो जो डायरेक्शन है सबको हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग है, ये इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, इसका ऑलमोस्ट सेम ही मतलब होता है जो हमने सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म देखा था, ये वही है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग ट्रांजैक्शन यानी कि जीएसएल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, इसमें एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेंडर के द्वारा कुछ समय के लिए बोरोवर को उधार पे दिया जाता है और उसके बदले में एक फी लिया जाता है। साथ ही में जो बोरोवर होता है, बोरोवर को दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी कोलेट्रल के तौर पे लेंडर को देना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर जो बोरोवर रहता है और लेंडर रहता है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट में जो बोरोवर है वो ये बोलता है कि जो एग्रीड पीरियड है उसके अंत में उसने जो सिक्योरिटीज बोरो किया हुआ है वो लेंडर को चुका देगा, लेंडर को वापस कर देगा। और लेंडर के पास बोरोवर के तरफ से कोलेट्रल के तौर पे जो सिक्योरिटी गया है, वो सिक्योरिटी को लेंडर भी एग्रीड पीरियड के अंत में बोरोवर को चुका देगा। तो ये पूरा क्या होता है, ये पूरा जीएसएल ट्रांजेक्शन होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो जीएसएल ट्रांजैक्शन है, जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेंड किया जा सकता है, बोरो किया जा सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। हालांकि ये काफ़ी इजी भी है, आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ट्रेजरी बिल्स को छोड़ करके वो सब जीएसएल ट्रांजैक्शंस के तहत लेंड किया जा सकता है, बोरो किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो एलिजिबल सिक्योरिटीज है, ये जो लेंडर होगा उसके पास पहले से हो सकता है, या तो हो सकता है कि उसने किसी इंस्टीट्यूशन के साथ रेपो ट्रांजेक्शन किया है। रेपो ट्रांजेक्शन में क्या होता है,
सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे दिया जाता है और फंड बोरो किया जाता है। अब मान लीजिए कि जो लेंडर है उसने किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ रेपो ट्रांजैक्शन किया है और उसके तहत उसको ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो मिला है, तो इसको भी वो जीएसएल ट्रांजैक्शंस के तहत लेंड कर सकता है। रिजर्व बैंक का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, रिजर्व बैंक का लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत मान लीजिए कि आरबीआई ने फंड बोरो किया और उसके बदले में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो दिया, तो इसको भी जीएसएल ट्रांजैक्शंस के तहत लेंड किया जा सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कि कोई एंटिटी है जिसने कि दूसरे जीएसएल ट्रांजैक्शंस के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोरो किया, तो इसको भी जीएसएल ट्रांजैक्शन के तहत लेंड किया जा सकता है। तो रेपो ट्रांजैक्शंस के तहत सिक्योरिटीज ऑब्टेन किया गया है, या रिजर्व बैंक का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसके तहत सिक्योरिटीज ऑब्टेन किया गया है, या किसी दूसरे जीएसएल ट्रांजैक्शन के तहत सिक्योरिटीज बोरो किया गया है, तो इन सबको जीएसएल ट्रांजैक्शन के तहत लेंड किया जा सकता है। तो ये हमने बात कर लिया एलिजिबल सिक्योरिटीज के बारे में। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स को छोड़ करके उन सबको जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर लेंड किया जा सकता है या बोरो किया जा सकता है। समझ में आ गया? अब देखिए जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सा एलिजिबल सिक्योरिटीज है जिसको कि बोरोवर के द्वारा कोलेट्रल के तौर पे दिया जा सकता है। तो एलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर कोलेट्रल ये हम देखेंगे। देखिए वहां पे क्या था ना कि जो एलिजिबल सिक्योरिटीज था लेंडिंग के लिए, उसमें क्या था कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स को जो लेंड है बोरो है वो किया जा सकता है। यहाँ पे क्या है कोलेट्रल का अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स को भी कोलेट्रल के तौर पे दिया जा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी कोलेट्रल के तौर पे दिया जा सकता है जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल और स्टेट गवर्नमेंट इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर दिया जा सकता है। समझ में आ गया? और यहाँ पे भी देखिए अगर ये सब सिक्योरिटीज रेपो ट्रांजैक्शंस के तहत आया है लेंडर के पास, बोरोवर के पास, इसके अलावा रिजर्व बैंक का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसके तहत आया है ये सब सिक्योरिटीज बोरोवर के पास, या किसी जीएसएल ट्रांजैक्शंस के तहत उसने इन सब सिक्योरिटीज को बोरो किया है, तो इन सबको जीएसएल ट्रांजैक्शंस के तहत कोलेट्रल के तौर पे दिया जा सकता है। समझ में आ गया ये वाला भी? अब देखिए जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन सिक्योरिटीज को लेंड कर सकता है या बोरो कर सकता है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लेंडर का बात करें तो जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन लेंडर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है, तो वो सभी एंटिटी जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर रेपो ट्रांजैक्शंस करने के लिए एलिजिबल है, वो सब जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर लेंडर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट मैंने दे दिया है कि रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन सा एंटिटी एलिजिबल है। जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है, लिस्टेड कॉर्पोरेट है, कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से स्पेशल सिक्योरिटीज इशू किया गया है, जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब ऐसा एंटिटी है जो कि रेपो ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल है। तो जो भी एंटिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रेपो ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल है, आपको मैंने बता दिया रेपो ट्रांजैक्शन में क्या होता है। रेपो ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है, सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे दिया जाता है और फंड बोरो किया जाता है। तो जो जो एंटिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर रेपो ट्रांजैक्शन करने के लिए एलिजिबल है, वो सब जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर लेंडर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है। लेंडर के तौर पे पार्टिसिपेट करके ये जो एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको लेंड कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा एंटिटी जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस पर्पस के लिए अप्रूव किया गया है, वो जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर लेंडर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं बोरोवर के बारे में। तो देखिए जो भी एंटिटी शॉर्ट सेल के अंदर एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, शॉर्ट सेल ट्रांजैक्शन जो होता है उसके अंदर एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो सब एंटिटी जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर बोरोवर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे शॉर्ट सेल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन सा एंटिटी एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोई भी ऐसा रेगुलेटेड एंटिटी जिसको कि कंसर्न रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव किया गया है, तो ये सब ऐसा एंटिटी है जो कि शॉर्ट सेल करने के लिए एलिजिबल है। तो जो भी एंटिटी शॉर्ट सेल
करने के लिए एलिजिबल है वो जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर बोरोवर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर हो गया? लेंडर के तौर पे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और बोरोवर के तौर पे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टेनर के बारे में। देखिए, जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम कितने दिनों के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेंड किया जा सकता है, बोरो किया जा सकता है, और मैक्सिमम कितने दिनों के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेंड किया जा सकता है या बोरो किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें मिनिमम टेनर का, तो जीएसएल ट्रांजैक्शन का जो मिनिमम टेनर है वो 1 दिन है। कम से कम 1 दिन के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको लेंड किया जाएगा या बोरो किया जाएगा। अगर हम मैक्सिमम टेनर का बात करें तो शॉर्ट सेल ट्रांजैक्शंस के अंदर जो मैक्सिमम टेनर मेंशन है वही जीएसएल ट्रांजैक्शन का भी मैक्सिमम टेनर है। तो यहाँ पे शॉर्ट सेल ट्रांजैक्शन के अंदर कितना मैक्सिमम टेनर मेंशन किया गया है? 3 मंथ। तो जीएसएल ट्रांजैक्शन का भी जो मैक्सिमम टेनर है वो कितना है? 3 मंथ है। तो जीएसएल ट्रांजैक्शन का मिनिमम टेनर कितना है? 1 डे है और मैक्सिमम टेनर कितना है? 3 मंथ है। मिनिमम 1 दिन के लिए तो जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर जो सिक्योरिटीज है उसको लेंड करना होगा, बोरो करना होगा, और मैक्सिमम 3 महीने के लिए सिक्योरिटीज को लेंड किया जा सकता है या बोरो किया जा सकता है। आई होप आपको टेनर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जीएसएल ट्रांजैक्शंस होगा। तो देखिए, जो जीएसएल ट्रांजैक्शंस है वो लेंडर और बोरोवर के बीच में म्यूचुअली एग्रीड ट्रेडिंग प्रोसेस या प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। ये बायलैटरल हो सकता है, यानी कैसा हो सकता है कि इसमें सिर्फ एक लेंडर है और एक बोरोवर है, या फिर ये मल्टीलैटरल हो सकता है, एक से ज़्यादा बोरोवर है, एक से ज़्यादा लेंडर है, ऐसा हो सकता है। ये कोड ड्रिवन हो सकता है। कोड ड्रिवन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बोरोवर है, बोरोवर ने एक कोड दे दिया, उसमें एक उसने प्राइस बता दिया, जब उस प्राइस के ऊपर सिक्योरिटी आएगा तभी वो उन सिक्योरिटीज को बोरो करेगा। तो ये कोड ड्रिवन हो सकता है जीएसएल ट्रांजैक्शन। ये ऑर्डर ड्रिवन हो सकता है। ऑर्डर ड्रिवन में क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस रहता है उसके ऊपर ही जो सिक्योरिटीज है उसको बोरो किया जा सकता है। तो जीएसएल ट्रांजैक्शन कोड ड्रिवन हो सकता है या ऑर्डर ड्रिवन हो सकता है। ये एनोनिमस हो सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि लेंडर को ये नहीं पता है कि बोरोवर कौन है और बोरोवर को ये नहीं पता है कि लेंडर कौन है, और दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जीएसएल ट्रांजैक्शन जो है वो किसी भी म्यूचुअली एग्रीड ट्रेडिंग प्रोसेस या प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है। ये बायलैटरल हो सकता है या मल्टीलैटरल हो सकता है, ये कोड ड्रिवन हो सकता है या ऑर्डर ड्रिवन हो सकता है या एनोनिमस हो सकता है। तो ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स के बारे में। तो देखिए, जितना सारा भी जीएसएल ट्रांजैक्शंस है उसका सेटलमेंट डिलीवरी वर्सेस डिलीवरी बेसिस पे होगा, यानी कि एट द सेम टाइम जो लेंडर है वो सिक्योरिटीज लेंड करेगा और वो बोरोवर के पास सिक्योरिटीज पहुंचेगा, और जो बोरोवर है वो कोलेटरल के तौर पे सिक्योरिटीज लेंडर को देगा। तो ये बोला जा रहा है कि जो भी जीएसएल ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट है वो डिलीवरी वर्सेस डिलीवरी बेसिस पे होगा। और जीएसएल ट्रांजैक्शन का जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग का क्या मतलब है? फर्स्ट लेग का मतलब है कि जो लेंडर है उसके द्वारा सिक्योरिटीज लेंड किया गया है बोरोवर को, और जो बोरोवर है उसके द्वारा कोलेटरल के तौर पे सिक्योरिटीज लेंडर को दिया गया है। तो जो फर्स्ट लेग ऑफ जीएसएल ट्रांजैक्शन है उसका सेटलमेंट या तो T+0 बेसिस पे हो सकता है या फिर T+1 बेसिस पे हो सकता है। T+0 बेसिस का क्या मतलब है कि आज ट्रांजैक्शन हुआ और उसी दिन जो लेंडर है उसके पास कोलेटरल के तौर पे सिक्योरिटी पहुंच गया, और जो बोरोवर है उसके पास उसने जो सिक्योरिटी बोरो किया है वो पहुंच गया। या फिर ये T+1 बेसिस पे हो सकता है, यानी कि आज ट्रांजैक्शन हुआ और कल लेंडर के पास कोलेटरल के तौर पे सिक्योरिटी पहुंच गया और बोरोवर के पास उसने जो सिक्योरिटी बोरो किया है वो पहुंच गया। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट लेग ऑफ जीएसएल ट्रांजैक्शंस है उसका सेटलमेंट T+0 या T+1 बेसिस पे हो सकता है। इसके अलावा देखिए, जितना भी जीएसएल ट्रांजैक्शंस है उसका सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू होगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक सेंट्रल काउंटर पार्टी है, एक इंटरमीडिएट है, जो कि बायर और सेलर के बीच में जो ट्रेड होता है उसको ये फैसिलिटेट कराता है। ये क्लियरिंग और जो सेटलमेंट का काम होता है ये करता है। ये देखता है कि जो बायर है उसके पास पैसा है कि नहीं शेयर्स बाय करने के लिए, जो सेलर है उसके पास शेयर है कि नहीं सेल करने के लिए, और अगर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है तो जो बायर है उसके पास शेयर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जो सेलर है उसके पास पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इन सब चीज़ों को ये देखता है। तो जितना भी जीएसएल ट्रांजैक्शंस है उसका सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू होगा, या फिर किसी भी ऐसे सेंट्रल काउंटर पार्टी या क्लियरिंग अरेंजमेंट के थ्रू जिसको कि रिजर्व बैंक के द्वारा इस पर्पस के लिए अप्रूव किया गया है। समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर जो सिक्योरिटीज है, जो कोलेटरल है, उसका वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए,
जो भी सिक्योरिटीज है, कोलेट्रल है जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर, उसका वैल्यू मार्केट प्राइस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। और कब डिसाइड किया जाएगा? जब जो फर्स्ट लेग ऑफ जीएसएल ट्रांजैक्शन है तब ये डिसाइड किया जाएगा, यानी कि जब पहली बार लेंडर के द्वारा सिक्योरिटीज को लेंड किया जाएगा और बोरोवर के द्वारा कोलेट्रल के तौर पे सिक्योरिटीज दिया जाएगा, तो उस समय ही जो सिक्योरिटीज है, जो कोलेट्रल है, उसका प्राइस तय किया जाएगा, जो भी उस समय मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से। और देखिए, जीएसएल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी हेयर कट है, मार्जिन है, वो सेंट्रल काउंटर पार्टी जो कि ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करा रहा होगा उसके द्वारा तय किया जाएगा। अब ये हेयर कट क्या होता है, मार्जिन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोलेट्रल के तौर पे किसी बोरोवर ने 100 रुपये का सिक्योरिटी दिया, उसका जो मार्केट प्राइस है उस सिक्योरिटी का जो कोलेट्रल के तौर पे दिया जा रहा है वो 100 रुपया है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि 2% हेयर कट का प्रावधान है, तो इस केस में उस सिक्योरिटी का प्राइस ना 100 रुपीज़ कंसिडर नहीं किया जाएगा, 98 रुपीज़ कंसिडर किया जाएगा। उसी प्रकार से देखिए मार्जिन भी होता है। मार्जिन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई लेंडर है, उसने 100 रुपये का सिक्योरिटी लेंड किया है बोरोवर को, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 5% का मार्जिन है, तो यहाँ पे जो बोरोवर है ना, उसको 105 रुपए की वैल्यू का सिक्योरिटी कोलेट्रल के तौर पे देना पड़ेगा, तो ये मार्जिन होता है। तो कहने का मतलब है कि जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर जो हेयर कट, जो मार्जिन का परसेंटेज होगा, वो किसके द्वारा तय किया जाएगा? जो सेंट्रल काउंटर पार्टी होगा, जिसके द्वारा ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट किया जाएगा, उसके द्वारा ये तय किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जीएसएल ट्रांजैक्शन के तहत जो सिक्योरिटीज को बोरो किया जाएगा बोरोवर के द्वारा, तो उसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर सा बात है कि जो बोरोवर है, जो सिक्योरिटीज को बोरो कर रहा है, वो कुछ इसका इस्तेमाल करने के लिए बोरो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए किस किस चीज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट बोरो करके इसको सेल किया जा सकता है, ठीक है, या रेपो ट्रांजैक्शन के तहत मान लीजिए कि उसको फंड का जरूरत है, किसी इंटिटी को, जो एलिजिबल इंटिटी है उसको फंड का जरूरत है, तो उसने जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर सिक्योरिटीज बोरो किया और फिर मान लीजिए कि इसने इसको कोलेट्रल के तौर पे देकर के फंड ले लिया, तो रेपो ट्रांजैक्शन के तहत सिक्योरिटीज जो बोरो किया गया है जीएसएल ट्रांजैक्शन में, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। शॉर्ट सेल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजर्व बैंक का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, उसके तहत ये रिजर्व बैंक को इन सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के रूप में दे करके जो फंड है वो बोरो कर सकता है। इसके बाद दूसरे जीएसएल ट्रांजैक्शन के तहत ये इन सिक्योरिटीज को उधार पे दे सकता है, या दूसरे जीएसएल ट्रांजैक्शन के तहत ये इन सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे दे सकता है। तो ये सारा जो चीज़ है, इसके लिए जीएसएल ट्रांजैक्शन के तहत जो सिक्योरिटीज बोरो किया गया है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और है यहाँ पे, जो कोलेट्रल के तौर पे बोरोवर के द्वारा सिक्योरिटी दिया जाएगा लेंडर को, तो जो भी सिक्योरिटी होगा ना, उसको किसी दूसरे एलिजिबल सिक्योरिटी से रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेड के बारे में, तो जितना भी जीएसएल ट्रांजैक्शंस होगा उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा सीसीआईएल को। सीसीआईएल जैसे कि हमने पहले ही बात किया था, जो बेसिकली एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम करता है, ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट कराता है। तो जो सीसीआईएल है, उसको जितना भी जीएसएल ट्रांजैक्शंस होगा उसका रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, या फिर किसी भी ऐसे एजेंसी को जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर्पस के लिए अप्रूव किया हुआ है। और ये जो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ये कब करना पड़ेगा, कब रिपोर्ट करना पड़ेगा सीसीआईएल को? तो जब एग्जीक्यूशन होगा, ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, तो उसके 15 मिनट के अंदर सीसीआईएल को बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जो एग्जीक्यूशन है इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मतलब है कि जब लेंडर और बोरोवर के बीच में सहमति बन जाता है जीएसएल फी को लेकर के, यानी कि लेंडर जो सिक्योरिटीज लेंड कर रहा है उसके बदले में वो कितना फी लेगा, इस चीज को लेकर के जब भी लेंडर और बोरोवर के बीच में सहमति बन जाता है, तो उसके 15 मिनट के अंदर जो दोनों काउंटर पार्टी है, यानी कि जो लेंडर है, बोरोवर है, उसके द्वारा सीसीआईएल को इन्फॉर्म किया जा सकता है, या फिर जिस भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऑपरेटर के द्वारा जो है इसका जानकारी सीसीआईएल को दिया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, अगर किसी प्रकार का मिस रिपोर्टिंग होता है या मल्टीपल रिपोर्टिंग होता है, तो इस केस में भी सीसीआईएल को तुरंत बताना पड़ेगा। तो ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बाद देखिए, रिजर्व बैंक को यहाँ पे ऑथराइज किया गया है, रिजर्व बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी पर्सन इन्वॉल्व है, जो भी एजेंसीज इन्वॉल्व है, उससे
कभी भी किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन का डिमांड कर सकता है। किसी भी पर्सन या एजेंसी या फिर किसी भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट या जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटर है उससे वो किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन का डिमांड कर सकता है। और आरबीआई जब ऐसा करेगा तो एक समय दिया जाएगा और इस समय के अंदर ये जो भी पर्सन्स, एजेंसीज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिससे भी इंफॉर्मेशन का डिमांड किया जाएगा उसको ये देना पड़ेगा, ये आरबीआई को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आरबीआई जीएसएल ट्रांजेक्शन्स को लेकर के जो डेटा है उसको भी पब्लिक कर सकता है। हालांकि जीएसएल ट्रांजेक्शन से जुड़ा हुआ जो डेटा होगा जब आरबीआई इसको पब्लिश करेगा तो इसमें जो लेंडर और बोरोवर का जानकारी है वो नहीं रहेगा। ठीक है। ये एनोनिमाइज्ड डेटा पब्लिश कर सकता है। ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, आपको पता होगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा परसेंटेज होता है किसी बैंक के टोटल डिपॉजिट का जिसको कि बैंक को हमेशा अपने पास मेंटेन करके रखना होता है, लिक्विड कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में या दूसरे सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। तो जीएसएल ट्रांजेक्शन के अंदर जिन सिक्योरिटीज़ को लेंड किया जाएगा या बोरो किया जाएगा या कोलेटरल के रूप में दिया जाएगा तो उसमें से कुछ सिक्योरिटी एसएलआर एलिजिबल सिक्योरिटीज़ भी है। तो यहाँ पे इसको लेकर के किस तरीके से जो प्रोविजन है वो है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर बोरोवर के द्वारा अगर एसएलआर एलिजिबल सिक्योरिटीज बोरो किया जाता है तो वो बोरोवर के एसएलआर में शो होगा। लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पे जो लेंडर है, लेंडर ने तो उन सिक्योरिटीज को लेंड कर दिया है तो इसीलिए लेंडर के एसएलआर के अंदर वो सिक्योरिटीज शो नहीं होगा। ठीक है। वहीं देखिए अगर मान लीजिए कोई बोरोवर है, उसने कोलेट्रल के तौर पे एसएलआर एलिजिबल सिक्योरिटीज लेंडर को दिया है तो यहाँ पे जो लेंडर है, लेंडर के एसएलआर में वो सिक्योरिटी शो होगा। लेकिन बोरोवर ने, क्योंकि बोरोवर ने तो उन सिक्योरिटीज को कोलेट्रल के तौर पे दे दिया है, इसीलिए बोरोवर के एसएलआर के अंदर वो सिक्योरिटी शो नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जितना सारा भी डायरेक्शंस को हमने देखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी डायरेक्शंस के बारे में हमने बात किया है तो अगर इन डायरेक्शंस का वायलेशन होता है, इसको वायलेट किया जाता है किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा या एजेंसी के द्वारा जो कि जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर डील कर रहा है, तो इस केस में उसके अगेंस्ट में रेगुलेटरी एक्शन तो लिया ही जाएगा। साथ ही में एक समय में उस व्यक्ति को मैक्सिमम 1 महीने के पीरियड के लिए डिसअलाउ किया जा सकता है जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर डील करने से। तो ये यहाँ पे जो वायलेशन होगा अगर इन डायरेक्शंस का, तो इसके खिलाफ आरबीआई के द्वारा ये किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे आरबीआई जो भी फैसला लेगा, जो भी रेगुलेटरी एक्शन लेगा उसके अगेंस्ट में या फिर उसको डिसअलाउ करेगा जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंदर डील करने के लिए, तो यहाँ पे जो भी पर्सन होगा या एजेंसी होगा उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा अपना बात रखने के लिए। उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा, उसके बाद ही ये जो एक्शन है वो लिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमने बात कर लिया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेंडिंग डायरेक्शन 2023 को जारी किया गया था, इसके बारे में। आई होप आपको सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपने दूसरे सर्कुलर को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 28 दिसंबर 2023 का है और इस सर्कुलर को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी आपको ये सर्कुलर समझ में आएगा। आपको पता होगा कि बहुत बार क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा अपने लोन को किसी दूसरे एंटिटी को ट्रांसफर कर दिया जाता है अलग अलग रीजन की वजह से। लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बैंक है, उसने किसी कंपनी को 2 करोड़ रुपए का लोन दिया है 2 साल के लिए। अब 2 साल से पहले ही उस बैंक को पैसों का जरूरत पड़ गया, तो वो बैंक क्या करता है, वो बैंक इस लोन को किसी दूसरे एंटिटी को ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस बैंक ने, जो ट्रांसफरर है, जिसने की लोन को ट्रांसफर किया, उसको तुरंत पैसा मिल जाता है और जिसको उसने ट्रांसफर किया, जिस एंटिटी को, जो ट्रांसफरी है, उसको जो लोन मिलता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो उसका होता है। तो इस हिसाब से उसको यहाँ पे बेनिफिट हो गया। तो अलग अलग रीजन के वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है
वो अपने लोन को दूसरे एंटिटी को ट्रांसफ़र करता है, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, एक्सपोज़र को रीबैलेंस करने के लिए। आपको पता होगा कि कोई भी बैंक किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को बहुत ज़्यादा लोन नहीं दे सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, उसको वो उसके द्वारा जितना भी टोटल लोन दिया गया है, उसका बहुत बड़ा परसेंटेज एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सपोज़र को रीबैलेंस करने के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अपने लोन को ट्रांसफ़र करता है। स्ट्रैटेजिक सेल्स के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको कि किसी बैंक ने 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे उस व्यक्ति को लेकर के आशंका है कि ये व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करने वाला है, लोन नहीं चुकाएगा। तो यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या चाहता है कि इस लोन को वो ट्रांसफ़र कर दे किसी दूसरे एंटिटी को। तो अलग-अलग रीज़न के वजह से लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, एक्सपोज़र को रीबैलेंस करने के लिए, स्ट्रैटेजिक सेल्स के उद्देश्य से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा लोन को ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे एंटिटी को। अब देखिए, यहाँ पे भारत के अंदर जो बैंकों के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा लोन एक्सपोजर को ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर्स डायरेक्शंस 2021, और इसकी क्लॉज 39 में मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट है। जो भी ट्रांसफरर है जिसके द्वारा लोन को ट्रांसफर किया जा रहा है, वो लोन ट्रांसफर कर सकता है एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बाद ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज उसने किसी व्यक्ति को लोन दिया और कल उस पर्टिकुलर बैंक ने किसी दूसरे एंटिटी को उस लोन को ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे ट्रांसफरर एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बाद ही लोन्स को ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरे एंटिटी को। कुछ दिनों तक उसको ये लोन अपने पास रखना होगा। अब यहाँ पे ये जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो क्या है? देखिए, अगर लोन का टेन्योर 2 साल तक है तो इस केस में जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो 3 महीना है। अगर लोन का टेन्योर 2 साल से ज़्यादा है तो इस केस में जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो कितना है? 6 मंथ है। यानी कि अगर लोन का टेन्योर 2 साल तक है तो इस केस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, उसको कम से कम 3 महीने तक तो ये लोन अपने पास रखना होगा, इसके बाद ही वो ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर लोन का टेन्योर 2 साल से ज़्यादा है तो इस केस में किसी भी बैंक को या एनबीएफसी को लोन 6 महीने तक कम से कम तो अपने पास रखना होगा, उसके बाद ही ये इसको ट्रांसफ़र कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो 3 मंथ और 6 मंथ है, ये कब से काउंट होगा? तो उसको ध्यान से समझिए। देखिए, आपको पता होगा कि जभी भी किसी बैंक के द्वारा किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में किसी व्यक्ति को लोन दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एसेट हो सकता है, किसी का घर हो सकता है या गाड़ी हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को ना बैंक के द्वारा सरसई के ऊपर जो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है, जो सरसई है, उसके ऊपर रजिस्टर किया जाता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पर्टिकुलर बोरोवर ने इस सेम सिक्योरिटी के ऊपर, सेम घर या सेम गाड़ी के ऊपर किसी दूसरे भी बैंक से लोन लिया हुआ है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो जब भी बैंक के द्वारा, मतलब अगर किसी व्यक्ति को लोन दिया गया है, तो जिस भी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन दिया गया है, तो उस सिक्योरिटी को जिस डेट को सरसई के ऊपर रजिस्टर किया जाएगा, उस डेट से ये जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो काउंट होगा। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि कोई ऐसा लोन है जिसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी नहीं है, या फिर कोई ऐसा सिक्योरिटी है जिसको कि सरसई के ऊपर रजिस्टर नहीं किया जा सकता है, तो इस केस में जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो कब से काउंट होगा? तो लोन का जो फर्स्ट रीपेमेंट का डेट होगा, जो भी पहला ईएमआई का डेट होगा, उस डेट से जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो काउंट होगा। ठीक है? अगर मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट लोन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उस केस में ये जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है, वो कब से काउंट होगा? तो जिस भी प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया गया है, जिस डेट से वो प्रोजेक्ट अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगा, उस डेट से ये जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है वो काउंट होगा। ठीक है? अब देखिए, अगर किसी ट्रांसफरर के द्वारा ऐसे लोन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है जिसको उसने किसी दूसरे एंटिटी से पहले एक्वायर किया है, तो इस केस में 6 महीने के पहले लोन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे 6 महीना कब से काउंट होगा? तो जब से ट्रांसफरर के बुक में जो लोन है वो शो होना शुरू होगा, उस दिन से 6 महीना काउंट होगा। तो 6 महीने से पहले इस तरीके के लोन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे हमने बात कर लिया मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बारे में, कि कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बाद ही लोन्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर। देखिए,
इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है? इस सर्कुलर में बोला जा रहा है कि जो रिसीवेबल्स को ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिसीवेबल क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो रिसीवेबल होता है इसको अकाउंट रिसीवेबल के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये एक ऐसा पैसा होता है जो कि किसी कंपनी को मिलना होता है अपने कस्टमर से। किसी कंपनी ने अपने कस्टमर को उधार पे गुड्स या फिर सर्विस दिया है और उसको ये पैसा मिलना है कुछ दिनों के बाद, तो यही क्या होता है, रिसीवेबल होता है या अकाउंट रिसीवेबल होता है। सिंपली ये ऐसा अमाउंट होता है जो कि किसी कंपनी को अपने कस्टमर से मिलना होता है। अब बहुत बार क्या होता है ना कि ये कंपनी क्या करता है, इन अकाउंट रिसीवेबल को किसी थर्ड पार्टी को, जिसको कि फैक्टर बोला जाता है, किसी थर्ड पार्टी को ये डिस्काउंट पे सेल कर देता है। अब ये थर्ड पार्टी कौन होता है? बैंक होता है, एनबीएफसी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसके पास 5 लाख रुपए का अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, और उसका ये जो अकाउंट रिसीवेबल है उसके अगेंस्ट में उसको मान लीजिए कि 1 साल के बाद पैसा मिलना है, लेकिन उसको अभी पैसा का काम पड़ गया उस कंपनी को। तो उस कंपनी ने क्या किया, ये जो अकाउंट रिसीवेबल है वो लेट्स से कि 4,90,000 रुपए में किसी बैंक को सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो कंपनी है उसको तुरंत पैसा मिल गया, उसने किसी बैंक को सेल कर दिया, और उस बैंक को यहाँ पे जो रिसीवेबल मिला है उसके अगेंस्ट में वो 1 साल के बाद जो कस्टमर है उससे वो पैसा कलेक्ट कर लेगा। और वो कितना पैसा कलेक्ट करेगा? 5 लाख रुपए कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो बैंक है उसको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसमें एक कंपनी अपने अकाउंट रिसीवेबल को किसी थर्ड पार्टी को, जिसको कि फैक्टर बोला जाता है, उसको डिस्काउंट पे सेल करता है, तो ये जो पूरा ट्रांजेक्शन है ना, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को फैक्टरिंग या फैक्टरिंग बिजनेस बोला जाता है। समझ में आ गया? अब आपको ये पर्टिकुलर सर्कुलर समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, तो यहाँ पे 28 दिसंबर 2023 का ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है, और देखिए जो भी फैक्टरिंग बिजनेस के बारे में हमने बात किया, जहाँ पे कंपनी क्या करता है, अपने अकाउंट रिसीवेबल को किसी थर्ड पार्टी को डिस्काउंट में सेल कर देता है। तो ये जो पूरा फैक्टरिंग बिजनेस होता है ना, उसको भारत के अंदर फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के तहत रेगुलेट किया जाता है। तो इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है कि फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के तहत फैक्टरिंग बिजनेस को जो डिफाइन किया गया है उसके तहत जो भी रिसीवेबल को अक्वायर किया जाता है बैंक के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा, उसके लिए सेकेंडरी मार्केट डेवलप करने के लिए, ताकि उसका आसानी से सेल किया जा सके, बाय किया जा सके, यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है? यहाँ पे फैसला लिया गया है कि इस तरीके के रिसीवेबल को जब एलिजिबल ट्रांसफरर के द्वारा, किस तरीके के रिसीवेबल को, जिसको कि बैंक के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा फैक्टरिंग बिजनेस के पार्ट के तौर पे अक्वायर किया गया है। तो यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है कि ये सब जो रिसीवेबल है इसको एलिजिबल ट्रांसफरर के द्वारा जब ट्रांसफर किया जाएगा तो उसके लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। समझ में आ गया? लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो फैसला लिया गया है कि एलिजिबल ट्रांसफरर के द्वारा जो ये रिसीवेबल को ट्रांसफर किया जाएगा उसके लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड के रिक्वायरमेंट को यहाँ पे एक तरीके से एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। तो ये मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट तभी नहीं रहेगा जब 2 कंडीशन फुलफिल होगा। अब ये दोनों कंडीशन क्या है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कंडीशन है कि जब उस रिसीवेबल को, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम वैसे रिसीवेबल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कि फैक्टरिंग बिजनेस के तहत अक्वायर किया गया है बैंक के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, जिसके ऊपर मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, उसको वो अगर फुलफिल होता है तो देखिए, जब रिसीवेबल को ट्रांसफर किया जा रहा होगा तो उस समय रिसीवेबल का जो रेजिडुअल मैच्योरिटी होगा वो 90 दिनों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यानी कि जब इसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसके 90 दिनों के अंदर वो रिसीवेबल मैच्योर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, जिस व्यक्ति को रिसीवेबल ट्रांसफर किया जा रहा है उस व्यक्ति के द्वारा जो ड्रॉई ऑफ द विल है, यानी कि जिस व्यक्ति से उसको, जिस कस्टमर से उसको पैसा लेना है, तो उस कस्टमर का, उसको, उस व्यक्ति का ट्रांसफरी को पूरा प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल कंडक्ट करना पड़ेगा। ये उसको देखना होगा कि वो जो कस्टमर है वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं है, वो पैसा चुका पाएगा कि नहीं पाएगा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही वो
इस रिसीवेबल को अक्वायर करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो यहाँ पे एलिजिबल ट्रांसफरर के द्वारा जो रिसीवेबल को ट्रांसफर किया जाएगा, वैसे रिसीवेबल को जिसको कि फैक्टरिंग बिजनेस के तहत अक्वायर किया गया है, तो जब एलिजिबल ट्रांसफरर के द्वारा रिसीवेबल को ट्रांसफर किया जाएगा तो उसके लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। मिनिमम होल्डिंग पीरियड के रिक्वायरमेंट को यहाँ पे एग्जम्प्ट कर दिया गया है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो अभी 28 दिसंबर 2023 को ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, तो इसके थ्रू जो पूरा मास्टर डायरेक्शन है ट्रांसफर ऑन लोन एक्सपोजर, ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर, तो जो पूरा ये मास्टर डायरेक्शन है ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर, इसका जो क्लॉज 39 है, इसमें एक और प्रोविजो को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको ऐड कर दिया गया है मास्टर डायरेक्शन के क्लॉज 39 में, और जो बाकी प्रोविज़न है इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर वो सेम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, वो सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो ये यहाँ पे हमने देखा। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि बैंक के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा फैक्टरिंग बिजनेस के तहत जो रिसीवेबल को अक्वायर किया जाता है, तो उसको जब ट्रांसफ़र किया जाता है, उस तरीके के रिसीवेबल को जब ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसके लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मिनिमम होल्डिंग पीरियड के रिक्वायरमेंट को यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के आने से पहले इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं था कि जो फैक्टरिंग बिजनेस के तहत रिसीवेबल अक्वायर किया जाता है, तो जो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं था कि ये मास्टर डायरेक्शन जो है ये आरबीआई का, इसके अंदर कवर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल लोन के तरह नहीं है। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन है ट्रांसफ़र ऑफ लोन एक्सपोजर को लेकर के, तो यहाँ पे इसके अंदर ये रिसीवेबल का जो ट्रांसफ़र होता है ये कवर होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं था। लेकिन अब क्या आ गया? अब एक तरीके से क्लैरिटी आ गया है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ फैक्टरिंग रिसीवेबल है वो इस पर्टिकुलर मास्टर डायरेक्शन के अंदर कवर होता है। और यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है? फैसला लिया गया है कि इस तरीके के रिसीवेबल का जो एलिजिबल ट्रांसफरर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है। समझ में आ गया? एप्लीकेबिलिटी का बात करें तो ये जो सर्कुलर है, ये जितना भी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़ करके उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, और जो भी एनबीएफसीज है इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है। आगे बढ़े। समझ में आ गया ये सर्कुलर? देखिए कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर भी 28 दिसंबर 2023 का है। आपको पता होगा कि बैंकों के द्वारा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन लेंडिंग टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको कि आरबीआई ने 2017 में इशू किया था। अब इस मास्टर डायरेक्शन के अंदर जो क्राइटेरिया मेंशन है, जिस क्राइटेरिया के ऊपर बैंकों के द्वारा एमएसएमई को क्लासीफाई किया जाता है कि कोई इंटरप्राइज माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है, इसको क्लासीफाई किया जाता है, तो इस क्राइटेरिया को चेंज किया गया है। ये जो पर्टिकुलर पूरा मास्टर डायरेक्शन है, मास्टर डायरेक्शन लेंडिंग टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसमें अमेंडमेंट लाया गया है। तो एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया है, उसको जो चेंज किया गया है, वो समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए एमएसएमई के क्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन का जो जिम्मेदारी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का रहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 जून 2020 को जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया इशू किया गया था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसके हिसाब से किसी इंटरप्राइज को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम इंटरप्राइज है, तो मेनली दो चीज़ों के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पे। अगर कोई इंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, सिंपली आप बस इन्वेस्टमेंट याद रखिए कि अगर कोई इंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो वो माइक्रो इंटरप्राइज कहलाता है। अगर कोई इंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक है और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है, तो वो स्मॉल इंटरप्राइज कहलाता है। अगर कोई इंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक है और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है, तो वो मीडियम इंटरप्राइज कहलाता है। तो यहाँ पे
जो भी इंटरप्राइज है जो कि इन सब क्राइटेरिया के ऊपर माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज के तौर पे क्लासिफाई होता है, उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करे। बेसिकली उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन सिस्टम है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए। यूनियन एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा 1 जुलाई 2020 को इस पर्टिकुलर ऑनलाइन सिस्टम को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो भी इंटरप्राइज है जो माइक्रो, स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइज के तौर पे क्लासिफाई होता है, तो यहाँ पे जो उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके ऊपर जो है उन इंटरप्राइजेस को अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है, ताकि भारत सरकार का जो भी एमएसएमई से जुड़ा हुआ स्कीम है उसका उनको फ़ायदा मिल सके। बैंक के तहत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत जो लोन प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए वो एलिजिबल हो सके। ठीक है, अब देखिए, जब बैंक के द्वारा लेंडिंग पर्पज से एमएसएमई को क्लासिफाई किया जाता है, तो इन सब क्राइटेरिया के अलावा कुछ और क्राइटेरिया है जिसको ध्यान में रख करके एमएसएमई को क्लासिफाई किया जाता है। अब वो क्राइटेरिया क्या है? तो जो हमने मास्टर डायरेक्शन देखा था, जो मास्टर डायरेक्शन लेंडिंग टू माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर है, जिसको कि 2017 में इशू किया गया था, तो यहाँ पे उस मास्टर डायरेक्शन के अंदर पैरा 2.4 से लेकर के पैरा 2.7 के अंदर कुछ अदर क्राइटेरिया है जिसको भी देखा जाता है बैंकों के द्वारा, जब बैंकों के द्वारा एमएसएमई को लेंडिंग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस सर्कुलर में क्या किया गया है उसको ध्यान से समझिए। देखिए, इस सर्कुलर में क्या किया गया है, तो यहाँ पे जो मास्टर डायरेक्शन है लेंडिंग टू माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर, इसमें अमेंडमेंट लाया गया है। जो पैरा 2.2 है, पैरा 2.2 में यही बोला गया है कि जो भी इंटरप्राइज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के तौर पे क्लासिफाई होता है उसको अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट लाया गया है ना, उसमें क्या किया गया है, ये जो पैरा 2.2 है उसमें एक और सेंटेंस को ऐड कर दिया गया है। अब यहाँ पे बैंक को अपने लेवल पे किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं करना है। बैंक को सिंपली क्या करना है, बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर्पस के लिए जो एमएसएमई को क्लासिफाई करेगा, तो उसके लिए बैंक को सिंपली जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्लासिफिकेशन मेंशन होगा उसको वो फॉलो करेगा। उसको अपने लेवल पे किसी भी प्रकार का एमएसएमई का क्लासिफिकेशन नहीं करना है। उसको सिंपली जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्लासिफिकेशन मेंशन होगा उसको फॉलो करना है। तो यही इस पूरे सर्कुलर में बोला जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमने अदर क्राइटेरिया के बारे में बात किया था, जो कि मास्टर डायरेक्शन के पैरा 2.4 से लेकर के पैरा 2.7 के अंदर मेंशन था, तो उसको डिलीट कर दिया गया है, अब वो नहीं है। सिंपली आपको ये याद रखना है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर्पस के लिए बैंकों को अब सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो क्लासिफिकेशन मेंशन है उसको फॉलो करना है। उसको अपने लेवल पे इन सब क्राइटेरिया के आधार पे एमएसएमई का क्लासिफिकेशन नहीं करना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, दूसरे सर्कुलर को देखें। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर 29 दिसंबर 2023 का है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को लेकर के ये सर्कुलर है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को और 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही में इस स्कीम का जो स्कोप है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अंदर पीआईडीएफ स्कीम के बारे में क्या क्या बोला गया है उसको समझने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है क्या, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है, पीआईडीएफ स्कीम है, इस स्कीम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जनवरी 2021 में लागू किया गया था 3 साल के लिए। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? इस स्कीम का उद्देश्य है कि हमारे देश के अंदर जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेज है, अब पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेज का क्या मतलब होता है, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन हो गया, क्यूआर कोड हो गया, जिसके थ्रू जो मर्चेंट्स है वो डिजिटली पेमेंट एक्सेप्ट करता है अपने कस्टमर से। तो ये जो पीआईडीएफ स्कीम है, पीआईडीएफ स्कीम का उद्देश्य है कि हमारे देश के अंदर जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेज है उसका संख्या को बढ़ाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट के पास जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेज है वो प्रोवाइड कराना पीआईडीएफ स्कीम का उद्देश्य है। इस स्कीम के तहत जो एक्वायरिंग बैंक्स होता है, जो नॉन बैंक्स होता है, एक्वायरिंग बैंक्स, नॉन बैंक्स क्या हो गया? देखिए,
जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस होता है ना, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, जो क्यूआर कोड होता है, जो भी पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस होता है, उसको बैंक के द्वारा, नॉन बैंक के द्वारा मर्चेंट के पास डिप्लॉय किया जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि जो एक्वायरिंग बैंक्स है, जो नॉन बैंक्स है, जो मर्चेंट्स है, उसको बेनिफिट पहुंचाया जाता है इस स्कीम के तहत। अब किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाया जाता है, तो जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस होता है ना, उसको डिप्लॉय करने में जो टोटल खर्च आता है, उसको कम करके इस स्कीम के तहत एक्वायरिंग बैंक्स, नॉन बैंक्स, मर्चेंट को बेनिफिट पहुंचाया जाता है। अब देखिए, पीआईडीएफ का टारगेट है कि हमारे देश के अंदर 30 लाख टच पॉइंट को ऐड करना और इस तरीके से हमारे देश का जो पूरा पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना। मतलब कि यहाँ पे हर साल 30 लाख जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस है उसको डिप्लॉय करना पीआईडीएफ का टारगेट है, ताकि हमारे देश का जो पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज किया जा सके। अब देखिए, इन जनरल तो आपको आइडिया आ गया होगा कि पीआईडीएफ स्कीम का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है हमारे देश के अंदर पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस का संख्या को बढ़ाना। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इस स्कीम का उद्देश्य है हमारे देश के अंदर जो टीयर 3 टू टीयर 6 सेंटर्स है। आपको पता होगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे देश में जो एरियाज है उसको टीयर 1 टू टीयर 6 में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे तो आप पॉज करके इसको एक बार देख सकते हैं। तो जो पीआईडीएफ स्कीम है उसका उद्देश्य है हमारे देश के अंदर जो टीयर 2 टू टीयर 6 सेंटर्स है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का डिप्लॉयमेंट है वो किया जा सके। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, जो क्यूआर कोड है, उसको डिप्लॉय किया जा सके। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जो लद्दाख है, तो जो बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना ही पीआईडीएफ का उद्देश्य है। ठीक है। अब देखिए, 26 अगस्त 2021 को इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशरीज है टीयर 1 और टीयर 2 सेंटर्स में। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने क्या बोला, टीयर 1 और टीयर 2 सेंटर्स में। ठीक है, यहाँ पे हम टीयर 3 टू टीयर 6 का बात नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम टीयर 1 और टीयर 2 सेंटर्स का बात कर रहे हैं। तो 26 अगस्त 2021 को पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो है, पीएम स्वनिधि स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो उसके जो बेनिफिशरीज है टीयर 1 और टीयर 2 सेंटर्स के अंदर, उसको भी पीआईडीएफ स्कीम के अंदर शामिल कर लिया गया। यानी कि अब क्या होता है, अब जो पीएम स्वनिधि स्कीम के बेनिफिशरीज है, जो पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स है, उसको भी सब्सिडाइज रेट पे जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो पीआईडीएफ स्कीम के तहत उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। समझ में आ गया पीआईडीएफ स्कीम क्या होता है। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इस सर्कुलर में बोला जा रहा है कि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जैसा कि हमने बात किया कि इसको कब लॉन्च किया गया था, जनवरी 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये 3 सालों के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि दिसंबर 2023 में ये जो स्कीम है ये खत्म होने वाला था। तो इसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये स्कीम कब तक वैलिड रहेगा, अब ये स्कीम 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड रहेगा। सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया। और देखिए, यहाँ पे ये जो 2 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, इसके बारे में आरबीआई ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था। 6 अक्टूबर 2023 को जो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं उसमें आरबीआई ने पहले ही अनाउंस कर दिया था इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का डिप्लॉयमेंट है उसको बूस्ट देने के लिए इस स्कीम के स्कोप को भी बढ़ाया गया है। किस तरीके से स्कोप को बढ़ाया गया है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, अब जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया है पूरे देश भर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 टू टीयर 6 ये सब बात नहीं करें, पूरे देश भर के अंदर। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत पूरे देश भर के अंदर जो बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया है, उन बेनिफिशरीज को पीआईडीएफ स्कीम के तहत मर्चेंट के तौर पर शामिल कर दिया गया है। तो अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी सब्सिडाइज रेट पे जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम है क्या, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। थोड़े देर के लिए इस सर्कुलर से बाहर आते हैं, वापस से हम इस सर्कुलर के ऊपर आ जाएंगे। देखिए,
जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है हमारे देश के अंदर जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, जो पारंपरिक कारीगर है, जो शिल्पकार है, जैसे कि आपका लोहार हो गया, सोनार हो गया, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कुम्हार बोलते हैं, जो लकड़ी का सामान बनाता है, जो मूर्ति का निर्माण करता है। तो हमारे देश के अंदर जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्ट पीपल हैं, उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए पीएम विश्वकर्मा स्कीम को डिज़ाइन किया गया। इस स्कीम का क्या-क्या फीचर है? तो इस स्कीम के तहत जो भी आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल इनरोल होता है, उसको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। और जो भी यहाँ पे एलिजिबल बेनिफिशरीज़ है, उसको बैंक से कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट भी मिलता है। पहली बार में वो 1 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री बैंक से लोन ले सकता है और जब वो इस पैसे को चुका देता है, तो दूसरे बार में वो 2 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री बैंक से लोन ले सकता है 5% के कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है? और देखिए इस स्कीम के तहत ना 13,000 करोड़ रुपए बजट के तौर पे एलोकेट किया गया था 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक। इस स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, उनको स्किल ट्रेनिंग दिया जाता है और स्किल ट्रेनिंग के दौरान हर दिन का उनको 500 रुपये स्टाइपेंड के तौर पे भी दिया जाता है। और जब वो स्किल ट्रेनिंग खत्म कर लेते हैं, तो कुछ मॉडर्न टूल परचेज करने के लिए, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 15,000 रुपये का ग्रांट भी उनको दिया जाता है, ठीक है? तो ये हमने बात कर लिया पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। अब हम आते हैं वापस से अपने सर्कुलर के ऊपर कि इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो पीआईडीएफ स्कीम है, इसके स्कोप को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत जिन बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया गया है पूरे देश भर के अंदर, तो उन लोगों को मर्चेंट के तौर पे पीआईडीएफ स्कीम के तहत शामिल कर दिया गया है। यानी कि अब उन लोगों को भी सब्सिडाइज रेट पे जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस होता है, वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, पीएम विश्वकर्मा स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। तो 17 सितंबर 2023 से जब से ये स्कीम शुरू हुआ है, तब से पीएम विश्वकर्मा स्कीम का जो भी बेनिफिशरीज है, उसको जो भी पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, तो उसके ऊपर जो सब्सिडी अमाउंट है, उसके लिए क्लेम किया जा सकता है, ठीक है, पीआईडीएफ स्कीम के तहत। अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या बोला जा रहा है। तो एक तो यहाँ पे ये फैसला लिया गया है, इस तरीके से पीआईडीएफ स्कीम के स्कोप को बढ़ाया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अभी पीआईडीएफ स्कीम के तहत जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, जो भी पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस को डिप्लॉय किया जाता है, उसके ऊपर जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे वो डिवाइस की कैटेगरी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। फिजिकल डिवाइस और डिजिटल डिवाइस, इसके कैटेगरी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिकल डिवाइस के अंदर क्या क्या आता है पीआईडीएफ स्कीम के अंदर, और डिजिटल डिवाइस के अंदर क्या क्या आता है। फिजिकल डिवाइस के अंदर क्या क्या आता है? जो भी फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, जो मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल मशीन होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है, तो ये सब फिजिकल डिवाइस के अंदर आता है। और डिजिटल डिवाइस के अंदर क्या आता है? क्यूआर कोड आता है। यहाँ पे क्यूआर कोड बेस्ड जो भी एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डिजिटल डिवाइस के अंदर आता है। तो पीआईडीएफ स्कीम के अंदर जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस को डिप्लॉय करने के लिए, पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस के ऊपर, तो यहाँ पे वो 2 कैटेगरी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। डिवाइस का जो कैटेगरी है उसके हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे हमने बात कर लिया कि फिजिकल डिवाइस में क्या क्या आता है और डिजिटल डिवाइस में क्या क्या आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है। यहाँ पे और भी कुछ डिवाइसेस को पीआईडीएफ स्कीम के अंदर शामिल कर दिया गया है सब्सिडी के लिए। जैसे कि साउंड बॉक्स डिवाइस को ऐड कर दिया गया है। साउंड बॉक्स डिवाइस के बारे में आपको पता होगा, ये मर्चेंट को तुरंत जानकारी देता है, इंस्टेंट ऑडियो पेमेंट कंफर्मेशन ये प्रोवाइड करता है मर्चेंट को कि जो पेमेंट है वो हो चुका है। तो यहाँ पे अब साउंड बॉक्स डिवाइसेस को भी सब्सिडी के लिए पीआईडीएफ स्कीम के तहत शामिल कर दिया गया है। अब जो साउंड बॉक्स डिवाइसेस को डिप्लॉय किया जाएगा, तो उसके ऊपर भी जो सब्सिडी अमाउंट है उसके लिए क्लेम किया जा सकता है मर्चेंट के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आधार इनेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेस है, उसको भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल कर दिया गया है पीआईडीएफ स्कीम के तहत। तो 1 अक्टूबर 2023 के बाद से जितना भी आधार इनेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेस को डिप्लॉय किया गया है, उसके ऊपर जो सब्सिडी अमाउंट है उसके लिए
वो जितना सारा भी डिवाइस है वो सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। समझ में आ गया? तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके अलावा देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो यहाँ पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ डिवाइस, किसी भी तरह की डिवाइस को अगर डिप्लॉय किया जाता है तो पहले इसके ऊपर ना 75% का सब्सिडी का जो था वो प्रावधान था। यानी कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस को डिप्लॉय किया जा रहा है किसी मर्चेंट के पास, उसका प्राइस 100 रुपया है, तो 75 रुपये सब्सिडी के तौर पे दिया जाता था। तो यहाँ पे इसको बढ़ा करके 90% कर दिया गया है। जो भी टोटल कॉस्ट होगा डिवाइस का, उसका 90% जो है सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है। और 1 अक्टूबर 2023 से पीआईडीएफ स्कीम के तहत जितना सारा भी जो पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस है जिसको डिप्लॉय किया गया है मर्चेंट के पास नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, तो वो सब एलिजिबल है सब्सिडी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो भी हमने इन्हेंसमेंट के बारे में बात किया, जो भी पीआईडीएफ स्कीम का जो स्कोप है उसको बढ़ाया गया, इसके लिए जो भी फैसला लिया गया है, तो उन सभी डिसीजंस को पीआईडीएफ स्कीम का जो फ्रेमवर्क है उसमें शामिल कर दिया गया है। अब अगर हम देखें कि किस सेक्शन के तहत ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो जारी किया गया है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 18 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के तहत ये जो इंस्ट्रक्शंस है वो जारी किया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पीआईडीएफ स्कीम का जो स्कोप है उसको बढ़ाया गया है। जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बेनिफिशरीज हैं उसको भी पीआईडीएफ स्कीम के अंदर मर्चेंट के तौर पे शामिल कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे अब पीआईडीएफ स्कीम के अंदर जो साउंड बॉक्स डिवाइसेज है उसको भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। जो आधार इनेबल बायोमेट्रिक डिवाइसेज होता है उसको भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। और पीआईडीएफ स्कीम को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक ये जो स्कीम है वो वैलिड रहेगा, ये जो स्कीम है वो लागू रहेगा। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर का ये हमारा लास्ट सर्कुलर है जिसको हमने डिस्कस किया है। आई होप जितना सारा भी सर्कुलर हमने डिस्कस किया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 या 2 सर्कुलर बच गया है जिसको हम डिस्कस नहीं कर सके, तो हम क्या करेंगे, जब एमसीक्यू सेशन आएगा तो उसमें उन सर्कुलर को भी डिस्कस कर लेंगे, उन सर्कुलर से भी क्वेश्चंस ले लेंगे और वहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।